बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स, और ये हमारा लेक्चर होगा स्पेशली टर्म्स के हवाले से 13th लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 13। लेक्चर 12 लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ, और ये लेक्चर नंबर 13 है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो टर्म है दैट इज कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी क्या होता है? जैसा कि आप पिक्चर से देख सकते हैं कि ये सडन मसल वीकनेसेस हो जाती है। इंसान बिल्कुल ठीक होता है, जाग रहा होता है, अपने काम कर रहा होता है, लेकिन कोई भी एक ऐसा स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस क्या हो सकता है? इंसान गुस्से में हो सकता है, किसी स्ट्रेस में हो सकता है, फिजिकल एक्सर्शन में हो सकता है, खौफ हो सकता है। लेकिन ज्यादातर एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो रिसर्च ये कहती है या लिटरेचर ये कहता है कि वो पॉजिटिव होते हैं। जो अभी मैंने आपसे बात की ये तो नेगेटिव एक्सपीरियंस थे ना, इनमें स्ट्रेस, फियर, एग्रेशन, फिजिकल एक्सर्शन, फटीग वगैरह। लेकिन कैटाप्लेक्सी जब होती है तो उसमें क्या होता है कि इंसान पॉजिटिव एक्सपीरियंस को फील करता है। ज्यादातर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से, ये लिटरेचर ये कह रहा है कि ज्यादातर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से जो है वो कैटाप्लेक्सी होती है। मसलन लाइक लाफ्टर, विटी कन्वर्सेशंस एंड प्लेजेंट सरप्राइज। इस तरह की सिचुएशन में भी कैटाप्लेक्सी अचानक से हो सकती है। अब उसमें होता क्या है? सडन मसल वीकनेस दैट अकर व्हाइल अ पर्सन इज अवेक। जाग रहा होता है, काम कर रहा होता है रूटीन के, अचानक सडन वीक, जो मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि इंसान की जो मूवमेंट है वो ब्रेक हो जाती है और वो गिर सकता है। ठीक है, उसके बिल्कुल मसल्स, वो अपना कंट्रोल नहीं उसका रहता। दिस इज कॉल्ड कैटाप्लेक्सी। आगे देता है कैटाटोनिक। कैटाटोनिक बेसिकली एक दौर में ख्याल किया जाता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होती गई तो पता चलता गया कि ये सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया का ही पार्ट नहीं है, बल्कि ये और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स में साइकोलॉजिकल या फिजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से ये हो सकता है। मसलन लिटरेचर को देख लेते हैं। कैटाटोनिया इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट यूजुअली इन्वॉल्व अ लैक ऑफ मूवमेंट। इसमें लैक ऑफ मूवमेंट हो सकती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है, एजिटेशन हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, या रेपिटेशन ऑफ साउंड्स। फॉर एग्जांपल एक को ले लिया, तोते की तरह रेपिटेशन किए जानी, लफ्ज की किए जानी है कि लफ्ज को बार बार दोहराई जाना, या मूवमेंट स्टॉप हो सकती है। रिजिडिटी का यहाँ पे मैंने लफ्ज लिखना था, मैं भूल गया, मैं लिख देता हूँ अभी। रिजिडिटी भी इसमें हो सकती है, यानी रिजिडिटी मींस के स्टूपर कंडीशन भी इसमें हो सकती है। इंसान एक ही जो है वो पोस्चर पे जो है वो खड़ा रहे कितनी कितनी देर, लाइक हाथ ऊपर किया हुआ है तो हाथ ऊपर करके खड़ा रहे, टांग ऊपर की हुई है तो टांग ऊपर करके खड़ा रहे। तो ये भी इसकी जो है वो कंडीशन हो सकती है, लाइक दिस इज द कैटाटोनिक बिहेवियर। देखें ये पाँव और ये टांग, ये जो बाजू है, ये काफी देर तक इस तरह की स्टूपरिंग कंडीशन में जो है वो इंसान रहता है। तो ये until recently it was thought of as a type of the schizophrenia, जो मैं आपको ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि पहले ये स्किज़ोफ्रेनिया समझा जाता था कि ये कैटाटोनिक जो है वो कैटाटोनिक बिहेवियर है, ये सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया में है। बट डॉक्टर्स नाउ अंडरस्टैंड that other mental illnesses and some conditions that through of your body's metabolism also can make your catatonic। ठीक है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं डिसऑर्डर्स, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं कंडीशंस। तो वो जो है उसकी वजह से भी कैटाटोनिक बिहेवियर हो सकता है। About 1% in 10 who has severe mental illness will have catatonia at some point. Catatonia can threaten but treated, ये ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर ट्रीट ना किया जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग भी ये हो सकता है। आगे आ जाता है कैथारसिस। कैथारसिस का लफ्ज, जब भी हम फ्रॉइड की बात करते हैं, साइकोएनालिटिकल थ्योरी की बात करते हैं या साइकोएनालिसिस की बात करते हैं, तो जो कैथारसिस का लफ्ज है वो फौरन हमारे माइंड में आता है। इसमें होता है क्या, बेसिकली हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हम साइकोलॉजिकल जो रिलीविंग है हमें मिलती है, साइकोलॉजिकल टेंशन से हम रिलीव हो जाते हैं। फ्रॉइड ने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रेंड ने मोस्टली इसका यूज किया था अपने पेशेंट्स के साथ। अब इसमें होता क्या है कि आप पेशेंट को कैथारसिस करवाते हैं, उसको उसके जो अंदर उसने एक इमोशंस को रोका हुआ होता है, आप उनको रिलीव करवाते हैं, आप उनको निकलवाते हैं। वो निकलवाते हैं कैसे हैं? वो फ्री एसोसिएशन के जरिए भी निकाल सकते हैं, लाइक आपको अपनी बातें, अपने अंदर की बातें बता के, क्योंकि इंसान के अंदर, फ्रॉइड ने ये कहा था कि आपकी जो अनकॉन्शियस विशेस हैं, जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी ऐसी चीजें जो सोसाइटी के सामने आप नहीं रख सकते, तो उनकी वजह से भी जो है वो
आपके अंदर जो पैथोलॉजी क्रिएट होती है। तो फ्रॉइड ने यह कहा कि फ्री एसोसिएशन करवाएं, उन चीजों को बाहर निकलवाएं, ठीक है। वो उसके लिए फिर उसने एक काउच का इस्तेमाल किया और वो आगे आपने पूरी साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ी होगी, साइकोएनालिसिस को पढ़ा होगा। तो कैथारसिस बेसिकली किसी को बात बताने से भी हो सकता है, कैथारसिस बेसिकली रोने से भी हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा गमज़दा है, उसको रोने दें, हम कहते हैं जो उसको रोने दें, जितना रोएगा इसका जो अंदर का गुबार है वो निकलेगा। बेसिकली हम साइकोलॉजी की जुबान में ये कह रहे होते हैं कि इसको कैथारसिस करने दें। उसके अलावा गुस्सा हो, शाउट करने से भी, एक बंदा है उसको बड़ा गुस्सा है, वो शाउट करने दें उसको, वो भी उसका जो है वो कैथारसिस है। Catharsis in psychology refers to any act of expressing emotions in order to feel relieved and maintain psychological health. Freud believed that people could achieve catharsis by bringing these unconscious feelings and memories to light. यानी बाहर निकालें अपने जो bringing these unconscious में जो feelings हैं, जो memories हैं, उनको बाहर लेके आना. This process involved using psychotherapeutic tools such as dream interpretation, free association वगैरह. Shouting is also a way of the catharsis. Weeping is also you can weep. मैं तो बल्कि लिख भी देता हूँ, shouting and weeping are also a way of catharsis. आप weeping के जरिए, shouting के जरिए भी जो है वो catharsis कर सकते हैं. आगे आ जाता है जी कैथैक्सिस. कैथैक्सिस अगेन साइकोएनालिटिकल थ्योरी की टर्म है. The investment of psychic energy in an object of any kind such as wish, fantasy, person, goal, idea, social group or the self. किसी भी चीज में जब आप साइकिक एनर्जी को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैथैक्सिस. मसलन कोई विश है, वो सोचने में भी आप जो सोच रहे हैं, फैंटेसी, आप एक फैंटेसाइज कर रहे हैं चीज, ये फैंटेसाइज कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी लग रही है. अब वो जो एनर्जी लग रही है, दिस इज कॉल्ड साइकिक एनर्जी, ठीक है. साइकिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या दी थी फ्रॉइड ने? एनर्जी बिहाइंड ऑल मेंटल प्रोसेसेस. साइकिक एनर्जी वो एनर्जी है जो आपके तमाम मेंटल प्रोसेसेस के पीछे जो है वो चल. लाइक आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो एनर्जी लग रही है, पेट्रोल लग रहा है, ठीक है. आप फैन चला रहे हैं तो एनर्जी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है. इसी तरह आप सोच रहे हैं ना, तब भी एक एनर्जी लग रही है, जिसको साइकिक एनर्जी कहते हैं. तो कैथैक्सिस क्या, बेसिकली जब आप कोई भी काम करते हैं उसमें जब आप साइकिक एनर्जी लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड कैथैक्सिस. आगे आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. Easy है, the part of the nervous system protected by bone, the brain and the spinal cord. It regulates all behaviors, thoughts, feelings, actions, internal body processes. सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली दो कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है, दो तरह के सिस्टम्स पे मुश्तमिल होता है. एक को हम कहते हैं ब्रेन और एक को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. दो तरह के ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होता है, यू कैन से. अब ये क्या होते हैं? ये बोनी स्ट्रक्चर के अंदर ढके हुए होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं बोनी स्ट्रक्चर के अंदर. ब्रेन के ऊपर भी स्कल है, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी स्कल है, जिसको हम मोहरे कहते हैं, ठीक है, स्पाइन्स कहते हैं. तो ये जो है बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है, और ये इनक्लोज्ड होता है बोनी स्ट्रक्चर्स में, बोन्स में. और ये आपकी बॉडी की तमाम फीलिंग्स, विशेस, एक्शंस, इमोशंस, जज्बात, बिहेवियर्स, बॉडी प्रोसेस, ये तमाम को जो है वो कंट्रोल करता है. आगे जाते हैं जी सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग ट्रेट. दिस इज द बेसिकली एट्रीब्यूट इन पर्सनालिटी. पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है. आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट ट्रेट से, thousands of traits से मिलकर बनी हुई होती है. A central trait is an attribute in someone's personality that is considered particularly meaningful. यानी हमें कहते हैं ना कि एक बंदा, यार ये बड़ा गुस्से वाला बंदा है, गुस्से वाला इट्स अ ट्रेट. यार ये बड़ा जॉली बंदा है, जॉली इज अ ट्रेट. हम कहते हैं यार ये बड़ा कंजूस है, कंजूसी इज अ ट्रेट. वो बंदा जिस वजह से पहचाना जाता है, इट्स अ ट्रेट. दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस सिग्नल्स और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर ट्रेट. फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन हैज अ वार्म पर्सनालिटी, अगर एक बंदा जो है, हम कहते हैं यार ये बड़ी वार्म पर्सनालिटी, तो उसका क्या मतलब होता है? हम बात कर रहे हैं सेंट्रल ट्रेट. सेंट्रल ट्रेट वो होती है जो मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट से मिलकर एक मेन ऐसी ट्रेट जिसकी वजह से इंसान की पर्सनैलिटी बनती है. हम कहते हैं ये एक अच्छा बंदा है. अब अच्छा बंदा, इट्स अ ट्रेट, इट्स अ सेंट्रल ट्रेट. अब अच्छा क्यों है ये? अब डेफिनेटली कोई खसूसियात तो होंगी ना जिसकी वजह से हम उसको अच्छा कह रहे हैं. मतलब ये हार्ड वर्कर है, डेडिकेटेड है, जॉब पे बेहतरीन तरीके से काम करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हैं, किसी को तंग नहीं करता, किसी का उधार लेके वापस दे देता है, जो कि आमतौर पे लोग नहीं देते, जो मेरे साथ होता है अक्सर कि मुझसे लेके नहीं देते. खैर,
तो इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मिलकर जब एक ऐसी खसूसियत बनाती हैं जो खसूसियत इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी आइडेंटिटी बना देता है, उसकी पर्सनैलिटी को शो करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग ट्रेट। मसलन मैं कहता हूँ, इफ अ पर्सन हैज अ वार्म पर्सनैलिटी, इट यूजुअली मीन दैट ही और शी इज आल्सो फ्रेंडली, कॉर्चियस, चेयरफुल, आउटगोइंग, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसको कहते हैं सेंट्रल ट्रेट। आगे आ जाती है सेंट्रल टेंडेंसी। दिस इज द टर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है? अ पॉइंट विच शोज मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा स्कोर जो डिस्ट्रीब्यूशन को का मिडल शो करे, उसका दरमियान शो करे। मसलन जिस तरह मैं कहता हूँ, इसको हम एवरेज भी कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि यार इस क्लास में जो इम्तिहान हुआ है 8वीं क्लास का या 10वीं क्लास का, तो उसमें किसी बच्चे ने 50 नंबर लिए हैं, 100 में से किसी ने 20 लिए हैं, किसी ने 70 लिए हैं, किसी ने 90 लिए। हम कहते हैं यार एवरेज स्कोर क्या है स्कूल का? वो जो एवरेज है बेसिकली, वो एक जो एवरेज एक पॉइंट आएगा, एक स्कोर आएगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। इसको पढ़ भी लेते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स अ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? वो सारे स्कोर जो पूरी क्लास ने लिए हैं, ठीक है जी, उसके अंदर एक सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू, मतलब किसी ने 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 स्कोर लिया है, अब उनके दरमियान में एक ऐसी वैल्यू जो एवरेज है, जो सेंट्रल पॉइंट है। इट मे आल्सो बी कॉल्ड द सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, इसको एवरेज भी कहा जाता है। मीन, मीडियन और मॉड आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। द टर्म सेंट्रल टेंडेंसी डेट्स फ्रॉम द लेट 1920। 1920 के जो आखिर था उसमें ये टर्म यूज करनी शुरू की गई। अच्छा जी, आगे आ जाता है cephalocaudal। Cephalocaudal trend or cephalocaudal gradient of growth refers to the pattern of the changing spatial proportions over time during growth। यानी इंसान की बॉडी के जो साइज है, बेसिकली डिफरेंट साइज है, उसको हम साइज के चेंज होने को जो हम सेफेलोकॉडल कहते हैं, ठीक है। मसलन एक प्रोपोर्शन होता है ना, कि जिस तरह इंसान की नेक से लेकर लोअर बॉडी पार्ट्स तक जो है हमारा दरमियान में, जिसको हम सीना, पेट वगैरह जिसको टर्म यूज करते हैं, ठीक है, चेस्ट है, अब्डोमिनल एरिया है, अब उसके प्रोपोर्शन के मुकाबले में आपका जो हेड है, अब जितनी स्पीड से वो बढ़ता है, आपका जो नेक से लेके लोअर बॉडी पार्ट्स तक का जो एरिया है, वो एक खास किस्म के प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, लेकिन आपका हेड जो है वो खास किस्म के प्रोपोर्शन से बनेगा, बढ़ेगा। आपकी टांगे जो है उनकी ग्रोथ एक खास किस्म के प्रोपोर्शन से होगी। तो ये जो प्रोपोर्शन होता है बेसिकली ग्रोथ का, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्फेलोकॉडल। One example of this is the gradual change in head size relative to the body size during women growth। यानी proportions है ना, एक आपके जो हेड का साइज है वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू योर बॉडी साइज। जबकि आपका बॉडी साइज जो है वो उतने, मतलब एक साल के अंदर आप देखेंगे आपका हेड कितना बड़ा है और आपकी बॉडी कितनी बड़ी है। तो इस प्रपोर्शन को, ग्रोथ के इस प्रपोर्शन को हम सेफेलोकॉडल कहते हैं। आगे आ जाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम मैंने आपको न्यूरो पढ़ाई है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। पार्ट ऑफ द ब्रेन एट द बैक नियर द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ब्रेन का आखिरी हिस्सा जिसको जो चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड का टॉप भी उसको कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जब सेरिबेलम खत्म होता है तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। It is thought to be the involved in maintaining muscle tone and coordination, movement and balance वगैरह। ये muscle tone, coordinate, movement की coordination, आपकी बॉडी की coordination, आप दो टांगों पे चल रहे हैं तो इट्स अ coordinated movement, और बैलेंस वगैरह को आपको जो है वो डील करता है। Cerebral cortex। Cerebral cortex is the sheet of the neural tissues that is outermost of the cerebrum of the mammalian brain। Cerebral cortex आपने देखा है कि सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है जी, न्यूरल टिश्यूज का ये बना होता है। दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेंसरशिप इन साइको एनालिसिस। अब ये अगेन साइको एनालिसिस में टर्म यूज होती है सेंसरशिप मोस्टली। वैसे तो सेंसरशिप जो है वो एक सोशल टर्म भी है, ये बहुत से जगहों पे इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा मटेरियल जिसको स्टॉप कर लेना, जिसको रेगुलेट करना, जिसको आगे जाने से रोकना। मसलन अगर जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म जब बनती है तो पहले जो एक सेंसर बोर्ड होता है, वो सेंसर बोर्ड क्या करता है, उस पूरी फिल्म को देखता है
और पूरी फिल्म को देखने के बाद फिर उसमें से जो हिस्से काबिल एतराज होते हैं या जो उनको लग रहे होते हैं कि हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस से मुतसादम है, इसमें नहीं चल सकते, इसके मुताबिक नहीं है, उनको वो काट देते हैं, उनको आगे जाने से रोकते हैं। तो जब वो सारी फिल्म काट चाट करके वो हिस्से काबिल एतराज हिस्से निकाल दिए जाते हैं, फिर जो फिल्म है वो अवाम के लिए रिलीज कर दी जाती है। दिस इज सेंसरशिप। इसी तरह हमारा जो बेसिकली हमारे थॉट्स हैं, हमारे अब बहुत सारे थॉट्स आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड कि ईगो से मुतसादब है। अब हमारे अनकॉन्शियस में जितनी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, मेमोरीज हैं, वो बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी से मुतसादम थी, तो हमने उनको रिप्रेस कर दिया अपनी अनकॉन्शियस में। तो अब होता क्या है बेसिकली, उन ऐसी विशेष ऐसी मेमोरीज उनको जो ईगो के साथ मुतसादम हो, ईगो के साथ जिनका तसादम हो, ईगो जो है उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो, उनको अनकॉन्शियस से बाहर निकलने में से रोका जाता है। इन psychoanalysis the regulation of the repressed material in the unconscious to see that nothing threatening to go is allowed to escape into the consciousness। यानी कि इसको रेगुलेट किया जाता है। सेंसरशिप का मतलब है कि अनकॉन्शियस में जितनी मेमोरीज हैं उनको रेगुलेट किया जाए ताकि कोई भी काबिल तराज चीज जो है वो ईगो या कॉन्शियसनेस के अंदर, कॉन्शियसनेस आपका क्या होता है, आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड, कि कोई भी ऐसी चीज जो कॉन्शियसनेस के अंदर ना आ जाए। सेंसरशिप इज अपेरेंटली रिलैक्स्ड अब ड्यूरिंग स्लीप। अब जब आप सोते हैं, जब आप जाग रहे हैं तो आप रोक सकते हैं ना चीजों को। आप कोई गंदी बात नहीं करते किसी के सामने, आप कोई अपनी गंदी सोच बयान नहीं करते किसी के सामने, आप कोई ऐसी सोच नहीं बयान करते जो सोसाइटी के लिए काबिल कबूल हो। हर इंसान की सेक्सुअल विशेस भी होती हैं, सेक्सुअल नीड्स भी होती हैं, सेक्सुअल डिजायर्स भी होती हैं, लेकिन आप हर किसी के सामने उठते बैठते सोते जागते आप उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज you know that these are the contradictory statement, contradictory feelings, memories to the society, societal norms and rules and regulations, culture। हमारे कल्चर के मुताबिक ये ठीक नहीं है, लिहाजा आप कोशिश करते हैं, आप उनको अनकॉन्शियस में ही सेंसर करते रहते हैं कि कहीं वो कॉन्शियस में ना आ जाए। लेकिन आगे लिटरेचर ये कहता है कि सेंसरशिप इज अपेरेंटली रिलैक्स्ड ड्यूरिंग स्लीप। अब जब आप सो जाते हैं तो सेंसरशिप जो है वो रिलैक्स हो जाती है। आपने देखा होगा सारा दिन आप कुछ नहीं सोचते, किसी गलत किस्म की आप सोच नहीं सोचते, लेकिन सब सो जाते हैं तो आपको वो ख्वाब भी आते हैं जो आप हकीकत में जिनको बोलना भी नहीं चाहते। सेक्सुअल कंटेंट के ख्वाब भी आते हैं, अग्रेशन के ख्वाब भी आते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान सो जाता है तो सेंसरशिप जो है वो रिलैक्स हो जाती है। ठीक हो गया जी। when repressed material is expressed in the form of dreams, यानी जब आप सो जाते हैं तो सेंसरशिप जो है वो रिलैक्स हो जाती है, वो उसका जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो आप जागते वक्त कॉन्शियसनेस में लाने से डरते हैं वो आपके ख्वाबों की शक्ल में सामने आता रहता है। centering term used in the Gestalt psychology, which means perfect integration of an organism and its environment। यानी इंसान का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो एक ताल्लुक कायम हो जाता है, इंसान अपने इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से जब एडजस्ट हो जाता है, वो बिल्कुल अडेप्ट कर लेता है अपने इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट और इंसान इंजमाम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मिक्स हो जाना, दिस इज कॉल्ड सेंटरिंग। cerebral dominance, the tendency for one cerebral hemisphere or the other to be dominant in its regulation of behavior। आपने देखा होगा कि दो तरह के हेमिस्फेयर्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। अब वो लोग जिनको राइट हैंडेड है उनका लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होता है, यानी कि राइट हेमिस्फेयर जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी उसको कंट्रोल कर रहा है। राइट हेमिस्फेयर सॉरी लेफ्ट हेमिस्फेयर इज कंट्रोलिंग द राइट साइड ऑफ द बॉडी। अब जो हेमिस्फेयर डोमिनेंट हो जाता है, जिसका ज्यादा कब्जा हो जाता है, फिर वो जो उस हेमिस्फेयर से रिलेटेड जितने भी बिहेवियर हैं वो ज्यादा जो है वो डोमिनेट कर जाते हैं। मसलन इसकी बहुत ही सादा सी मिसाल है कि जो लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, सिंपली कि उनका लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो डोमिनेंट होता है, और मोस्टली लोगों का जो है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होता है। जिनका राइट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होता है वो लेफ्ट हाथ से लिखते हैं, वो बाएं हाथ से लिखते हैं, या वो काम करते हैं जो बाएं तरफ
के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो करना चाह रहे हैं। सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेफ्ट और द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर्स, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स। ठीक है जी। जो हमारा सेरिब्रम है, जो ऊपर आप देख रहे हैं एक जो बोनी स्कल है, इसके नीचे जो राइट से लेकर लेफ्ट तक तमाम जो ऊपर एक कन्वर्जन्स सी बनी हुई हैं, दैट इज जो कि नर्व टिश्यूज की, न्यूरल टिश्यूज की बनी हुई होती हैं, दिस इज सेरिब्रम। और इसको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, जो कि अगर आप पिक्चर देखें तो उसमें डिवाइड होता है, तो राइट साइड वाले को हम राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट वाले को हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। सेरिब्रम, the main division of the brain in all vertebrates, was more highly developed in human than any other। अच्छा, सेरिब्रम बेसिकली क्या होता है कि तमाम वर्टिब्रेट्स में होता है, रीढ़ की हड्डी वाले तमाम जानवरों में पाया जाता है, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसको हम डिवाइड करें तो दो हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बन जाते हैं, यानी कि जो ब्रेन है आपका ब्रेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है जी। और it is thought to be crucially involved in processing sensory information and in all form of the cognitive activity। और ये ख्याल किया जाता है कि हमारी जितनी सेंसरी और मोटर सिस्टम्स हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है, वो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है, तमाम हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारी मेमोरी, हमारी परसेप्शन, हमारी लर्निंग, हमारी थिंकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हमारी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग, हमारी जजमेंट, ये तमाम लॉजिकल रीजनिंग, ये तमाम की तमाम जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं, ये आपका सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अजान हो रही है जी, अजान के बाद हम दोबारा जो है वो मिलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहा हूँ। अच्छा जी, आगे आ जाता है शार्कोट, जीन मार्टिन शार्कोट। शार्कोट का आपने नाम सुना होगा, फ्रॉइड के असातिज़ा में से ये एक था, फ्रेंच फिजिशियन एंड अर्ली साइकोथेरापिस्ट हु यूज्ड ऑफ hypnosis to reach the depth of his patient's problem, led him to the conclusion that all neuroses had sexual roots। इसने बेसिकली जो शार्कोट था, इसने हाइप्नोसिस को यूज किया, हाइप्नोटिज्म भी आप जिसको कहते हैं, हाइप्नोसिस को यूज किया ये देखने के लिए कि इंसान के अंदर जो न्यूरोसिस है, यानी जो बिहेवियरल इश्यूज हैं, जो इमोशनल इश्यूज हैं, ये जो माइनर इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, एक होता है न्यूरोसिस, एक होता है साइकोसिस। साइकोसिस जो है वो फिर रियलिटी कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाता है, लाइक साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह। एक होता है न्यूरोसिस, न्यूरोसिस दिस इज लेस देन इन इंटेंसिटी एज कंपेयर टू द साइकोसिस। तो ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आ जाते हैं, शार्कोट ने कोशिश की कि इसकी जो है वो वजह को जाना जाए। उसकी वजह को जानने के लिए हाइप्नोसिस का यूज किया, और उसने कहा कि इंसान का जो न्यूरोसिस है, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसके पीछे जो है वो सेक्सुअल रूट्स हैं, यानी ये सेक्सुअल, इंसान की सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो उसके अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब ये जो था बेसिकली ये कुछ वजूहात की बिना पर अपने इस आइडिया को पब्लिक नहीं कर सका, लेकिन उसके बाद उसके जो स्टूडेंट था, वन ऑफ हिज स्टूडेंट सिगमंड फ्रॉइड, उसने अपने उस उस्ताद का वही तरीका जो है वो अडॉप्ट किया, उसको अख्तियार किया। अपने पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स की वजूहात जानने के लिए उसने यही हाइप्नोसिस का तरीका यूज किया, और उसने ये जो कंक्लूजन, उसने भी सेम कंक्लूजन निकाला, उसने एग्री किया कि शार्कोट के आइडिया से कि इंसान के जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उसके पीछे उसकी सेक्सुअल वजूहात होती हैं, सेक्सुअल रूट्स होती हैं, सेक्सुअल कॉजेज होती हैं, सेक्सुअल अबनॉर्मैलिटीज होती हैं। और फ्रॉइड ने इस आइडिया को पब्लिक भी कर दिया। शार्कोट कुछ वजूहात की बिना पर अपना इस आइडिया को पब्लिक नहीं कर पाया, ड्यू टू सम रीजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इरा, हो सकता है कोई एथिकल इशू हो या कुछ और हो, बहरहाल। लेकिन बहरहाल फ्रॉइड ने जो है वो अपनी इस आइडिया को पब्लिक कर दिया। आगे जाता है करिश्मा। करिश्मा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है गिफ्ट। इससे मुराद ये है कि दिस इज द पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो लीडरशिप होती है बेसिकली, उनकी पर्सनालिटी में एक अहम चीज जो होती है वो करिश्मा होता है। करिश्मा, पर्सनल मैग्नेटिज्म। पर्सनल मैग्नेटिज्म क्या होता है कि उनकी पर्सनालिटी के अंदर एक कशिश होती है कुदरती तौर पर,
ये अल्लाह की तरफ से है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि बेसिकली करिश्मा इज द गिफ्ट प्रोवाइडेड बाय द गॉड टू दोज पीपल हु आर एबल टू परफॉर्म एज ए लीडरशिप। वो लोग जो लीडरशिप के तौर पर परफॉर्म करते हैं या उनको पैदा किया गया है लीडरशिप, लीडर बनने के लिए, मुआशरे को लीड करने के लिए, उनके अंदर अल्लाह ताला ने उनकी पर्सनैलिटी में एक कशिश रखी हुई है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, वो जो एक पर्सनल मैग्नेटिज्म है, एक कशिश है, दैट इज कॉल्ड क्रिज्मा, एक गिफ्ट है बेसिकली, वो अल्लाह की तरफ से। चाइल्ड डेवलपमेंट आगे आ जाता है, द स्टडी ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड फिजियोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, जब डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बच्चे में होने वाली चेंजेस को, उनमें साइकोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं वो उनको स्टडी करते हैं। जिस तरह जीन पियाजे ने कॉग्निटिव चेंजेस को स्टडी किया, कुछ लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं, कुछ मेंटली चेंज, कुछ इमोशनल, कुछ सोशल चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, द स्टडी ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड physiologically, mentally, emotionally, socially, psychologically is called child development, the most important aspect or area of the developmental psychology. Thank you very much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।